हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। हर हर महादेव। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का आज सेकंड लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है और इससे पहले हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, यूपी जीके। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल पे एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने हिंदी के टॉपिक्स, जनरल हिंदी के टॉपिक्स भी कंप्लीट करा दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मुहावरे एंड लोकोक्ति को मैं भी और आगे कंटिन्यू करूंगी। अभी फिलहाल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको मैं करा रही हूँ। आप आने वाले एग्जाम्स के लिए इनको बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को कंटिन्यू कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो AEPS इसका डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है, AEPS का फुल फॉर्म है आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी। इसी तरीके से और भी आपसे जो फुल फॉर्म है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि EPA का क्या होगा, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन असेसमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट फुल फॉर्म्स हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, और इसके अलावा कई सारे हो सकते हैं जिससे आप फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, रिपू दमन बेबली इज नोन फॉर बीइंग द एक्सपोनेंट ऑफ। तो इनको किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फॉर द प्लॉगिंग। ठीक है, रिपू दमन बेवली प्लॉगिंग प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। रिपू दमन बेवली ने कचरा संकट से लड़ने और साथ ही फिट रहने के दोहरे उद्देश्यों के साथ 2017 में प्लॉगिंग की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इन्होंने इसको शुरू किया था। ठीक है, फिर जॉगिंग के दौरान कचरा बीनना ही प्लॉगिंग है। यह व्यक्ति को फिट रहने में मदद करता है और आसपास के वातावरण को साफ करने में भी मदद करता है। फिर नेक्स्ट है, चिपको मूवमेंट वाज अ स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव फॉर। तो चिपको मूवमेंट किस लिए अच्छा एक इनिशिएटिव माना जाता है? तो ये इन्वायरमेंट के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव माना जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या था, चिपको मूवमेंट, इसको प्रैक्टिस किया गया था उत्तराखंड की महिलाओं के द्वारा। तो चिपको मूवमेंट में होता क्या है? चिपको आंदोलन मुख्य रूप से पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आंदोलन था। इसमें लोग पेड़ों को गले लगाकर उन्हें काटने से बचाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। यह आंदोलन पर्यावरण के लिए एक सुदृढ़ पहल थी। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या करते थे लोग, पेड़ों से जो है पेड़ों को गले लगा लेते थे, जिससे कि जो है उनको काटा ना जाए। ठीक है, इस तरीके का आंदोलन था चिपको आंदोलन। इसके अलावा और भी कई सारे जो है मूवमेंट्स वो चले हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है। ठीक है, और भी कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं, मिट्टी बचाओ, ऐसे कर कई सारे हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, तो ये किस ईयर आया था? 1986। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपी के अदर एग्जाम्स हो, इसके अलावा अदर स्टेट एग्जाम्स हो, कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पूछा ही जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। फिर नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वाज फर्स्ट फॉर्मली कॉइन्ड बाय। तो ये जो आइडिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ये फर्स्ट किसने कॉइन किया था? ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने, फ्रेडरिक क्लेमेंट ने, या फिर सर ए टेंसले ने, या फिर एम्बरलीन ने। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इन्होंने फ्रेडरिक क्लेमेंट्स, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो आइडिया है, ये इन्होंने सबसे पहले कॉइन किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, मतलब किस ईयर में आया था ये पर्टिकुलर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ये 2010 में आया था। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010, ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 18 अक्टूबर 2010। फिर आगे देख लेते हैं, which of these measures will have negative impact on environment? Tillage, watershed based management system, resource conserving technologies, water harvesting through tanks। तो हमने देखा है कि जो इन्वायरमेंट में जो
गुड इन्वायरमेंट के लिए जो एक्टिविटी जो प्रैक्टिस की जाती है दैट इज जीरो टिलेज। ठीक है, जीरो टिलेज क्यों? बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑन एनवायरमेंट, और इसीलिए यहाँ पे टिलेज को नेगेटिव इम्पैक्ट माना गया है। जुताई से मृदा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह मृदा की संरचना को क्षतिग्रस्त कर सतह अपवाह व मृदा अपरदन को बढ़ा देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, द एरिया ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन नॉर्मली लिव्स इज नोन एज। तो वो एरिया, वो पर्टिकुलर एरिया या वो पर्टिकुलर नेचुरल इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन रहती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उसका हैबिटेट। ठीक है, जहाँ पे उसको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएं, जैसे कि भोजन है, पानी है, ठीक है, उसको रहने की जगह अवेलेबल हो जाए, तो वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। फिर नेक्स्ट है स्पीशीज विच आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाता है? एंडेमिक हो जाता है। कुछ अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, तो जैसे कि गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, वहां पे आपको लाइन मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो राइनोसेरस हैं, ठीक है, वो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिल जाते हैं। ठीक है, और हर जगह का ऐसे ही है, जैसे कि एमपी में आपको जो है टाइगर पॉपुलेशन अच्छी खासी मिल जाती है। तो हर जगह का एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में वो आपको देखने को मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। ठीक है, जब कोई स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होती है, उस पर्टिकुलर एरिया में ही होती है, तो दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। इसके बाद आगे देख लेते हैं। एन एरिया नॉट डेजिग्नेटेड एज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको पता है कि एक तो आपका जो हिमालय वाला रीजन जो है, जो ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन है, वहां पे हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, इन सब जगह पे क्या है? आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, इंडो वर्मा रीजन भी इसमें आ जाएगा। लेकिन क्या ईस्टर्न घाट्स में आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलता है? तो यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया है कि बेसिकली चार आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलेंगे। एक तो आपका पूर्वी हिमालय हो गया, यानी कि ईस्टर्न हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन हो जाएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा, एंड सुंडा लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के, जो कि आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है डेथ स्पीशिएशन occurs when a species separates into two separate groups which are isolated from one another। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पीशिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक स्पीशीज सेपरेट हो जाती है टू डिफरेंट सेपरेट ग्रुप में। ठीक है, मतलब एक दूसरे से आइसोलेट हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक प्रजातिकरण तब होता है जब एक दूसरे से अलग होती है। बायोग्राफी में पैरापैट्रिक शब्द का प्रयोग अक्सर उन जीवों के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो भौगोलिक बाधा के कारण दो अलग अलग समूहों में विभाजित हो जाते हैं, तथा जिनकी सीमाएं ओवरलैप नहीं होती हैं, किंतु एक दूसरे से स्पर्श जरूर होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिविंग स्पीशीज टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इस पर्टिकुलर एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिविंग स्पीशीज टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन, मतलब वो पर्टिकुलर स्पीशीज या वो पर्टिकुलर मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, जैविक क्षमता, कि वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, वो उसकी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल। जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की जो क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है? जैविक क्षमता। जैविक क्षमता कहलाती है। जैविक क्षमता वह अधिकतम दर है जिस पर कोई प्रजाति आदर्श परिस्थितियों जैसे असीमित भोजन, पानी और स्थान के तहत प्रजनन करती है। ठीक है, the next question है if a pest is found occurring in an area regularly it is called। तो अगर कोई पेस्ट जो है
वो एक पर्टिकुलर एरिया में लगातार दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका हिंदी में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई नाशक जीव एक ही क्षेत्र में नियमित तौर पर उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, उसे एंडेमिक कहते हैं। अभी भी हमने देखा था यहाँ पे एक एंडेमिक क्या होता है, स्पीशीज विच आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज नोन एज एंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक यानी कि किसी एक ही पर्टिकुलर एरिया में बार बार दिखाई दे रहा हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अ डैश स्पीशीज इज अ स्पीशीज selected to act as an ambassador, icon or symbol for a defined habitat or environmental cause। तो ऐसी कौन सी स्पीशीज होती है, वह जाति ऐसी कौन सी जाति होती है, वह जाति है जिसका चयन एक परिभाषित प्राकृतिक बास या पर्यावरण कारणों के एक राजदूत, प्रतिभा या प्रतीक के रूप में कार्य करे। तो इंग्लिश में ही सही लिखा था। देखो, जो फ्लैगशिप स्पीशीज होती है, ये एक इस टाइप की स्पीशीज होती है विच इज सिलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर, आइकन और सिंबल फॉर अ डिफाइंड हैबिटेट। मतलब वो पूरी की पूरी जो उसकी जो स्पीशीज है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, एक ऐसी स्पीशीज जो कि पूरी की पूरी अपने स्पीशीज को ही जो है वो डिफाइन कर रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लैगशिप स्पीशीज। नेक्स्ट है की क्राइटेरिया फॉर ए हॉट स्पॉट इज आर। तो हॉट स्पॉट के लिए क्या की क्राइटेरिया होता है? एक तो इसमें होता है आपको एंडेमिक स्पीशीज का नंबर क्या है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। एंड डिग्री ऑफ थ्रेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज किसी भी हॉटस्पॉट को नहीं बताते हैं। हॉटस्पॉट को बताने के लिए उसके नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड डिग्री ऑफ थ्रेट, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं। बट नंबर ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज, एंडेमिक नंबर ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज हॉटस्पॉट के क्राइटेरिया को नहीं बताते हैं। ठीक है, तो वही है, इसमें बोथ 1 और 2 है और ये नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज नहीं है। फिर अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इनको याद कर लेना है। द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। तो इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन, इसका जो है मैंने शॉर्ट्स में भी एक क्लिप लगाया हुआ है। अगर आप देखेंगे शॉर्ट्स में जाके, मैंने उसमें डिफाइन कर दिया है कि एक्स सिटू कंजर्वेशन कौन सा होता है और इन सिटू कंजर्वेशन कौन सा होता है। तो इन सिटू कंजर्वेशन बेसिकली आपके होते हैं बायोलॉजिकल, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं, ये सारे इन सिटू कंजर्वेशन होते हैं। बट अगर हम एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो इसमें सीड बैंक्स, बायोलॉजिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। वो सारे एक्स सिटू कंजर्वेशन होते हैं। लेकिन जो ये होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, तो ये सारे इन सिटू कंजर्वेशन होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है। फिर नेक्स्ट है पिक द करेक्ट नंबर ऑफ एसडीजी एज स्टेटेड बाय यूएनओ। ठीक है, फॉर व्हाट, मतलब इसमें ये बताना है कि टोटल एसडीजीज कितने हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है, सिंपली इसमें एसडीजी का नंबर पूछा है, कितने टोटल एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोवाइड किए हैं। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसको आपको याद रखना है। और ये 2015 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 2030 तक हमें ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इनको अचीव करना है। फिर नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ सुंदरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो अभी हमने ऊपर एक हॉटस्पॉट के बारे में देखा था कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया में। ठीक है, एक हमने देखा था वेस्टर्न घाट, एक हमने देखा था ईस्टर्न हिमालय, एंड इसके साथ में हमने देखा था इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडालैंड। तो ये जो सुंडालैंड वाला जो है ये किसका पार्ट है? सो दिस इज द पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अंडमान एंड निकोबार में भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अच्छा खासा है, तो वही है सुंडालैंड जो है वो निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। तो टोटल बायोजियोग्राफिकल रीजन्स इंडिया में कितने हैं? तो टोटल 10 हैं। जैसे कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र है, आर्द्र शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, दक्कन का पठार है, गंगा का मैदान है, उत्तर पूर्व क्षेत्र है, द्वीप समूह है, तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सारे के सारे 10 इंपॉर्टेंट बायोजियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं। और फिर नेक्स्ट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड एट। तो ये चेन्नई में लोकेटेड है और ये 2003 में बेसिकली ये
इट केम इनटू फोर्स इन 2003। ये मतलब डेट भी याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है इंडो बर्मा रीजन इज वन ऑफ द, तो ये अभी हमने देखा था, इंडो बर्मा रीजन एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब आपको रट जाएगा, इतनी बार मैं वीडियो में बोलूंगी एकदम आपको याद हो जाएगा। इसमें आता है आपका वेस्टर्न घाट, इसमें आता है ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा रीजन, और साथ साथ जो सुंडालैंड, जो मतलब जो निकोबार आइलैंड्स का जो पार्ट है सुंडालैंड, ठीक है। तो इंडो बर्मा रीजन क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, which of the following energy source does not cause any environmental pollution or damage to biodiversity? तो वेरी इजी, सोलर एनर्जी जो है वो कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती है या फिर बायोडाइवर्सिटी का कोई डैमेज नहीं होता है सोलर एनर्जी से। ये बिल्कुल ही क्या बोल सकते हैं, बायो एनर्जी है एक तरीके से, और इससे कोई हार्म नहीं हो सकता है, ठीक है। जीरो पॉल्यूशन इससे होता है सोलर एनर्जी से। In the context of India's biodiversity, a Ceylon, frogmouth, coppersmith, barmet, and grey-chinned minivet, these are types of. तो ये बेसिकली बर्ड्स के ही टाइप्स हैं। अगर आप ये सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंट मिनीवेट, सीलॉन फ्रॉगमाउथ, ये सारे बर्ड्स के ही टाइप्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इन 2021 विच टू वेटलैंड्स हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया। तो उस टाइम पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये रहा था इन्वायरमेंट सेक्शन से कि रामसर साइट्स कौन कौन सी, तो 2021 में बनाई गई थी। एक थी सुल्तानपुर और एक थी भिंडरबास, ये दो जो है रामसर साइट्स बनाई गई थी, ठीक है। अभी हाल ही में यूपी से जो है पटना जो है वो नई एक रामसर साइट बनी है जो कि एटा में है, वो भी आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं, इन विच ईयर वॉज बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास्ड इन इंडिया। वेरी इजी, एंड ये जितने भी एक्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने, चाहे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट हो, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट मैंने बता दिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 में आया था, ठीक है। फिर हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी देखा था। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी यही जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये वही है 2002 में आया था। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो ये क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला इंडिया का नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, तो ये कहाँ पर है, ये जामनगर गुजरात में है, ठीक है, मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए। फिर आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी रामसर कंजर्वेशन साइट्स हैव बीन इनलिस्टेड फ्रॉम इंडिया। तो उस टाइम पे 46 थी, क्योंकि ये चेंज होता रहता है तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा अभी टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, इस तरीके से। एंड अब जो है इंडिया में टोटल जो रामसर साइट्स हैं वो 98 हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से आपको रेगुलरली करंट वगैरह से अपडेटेड रहना पड़ेगा, तो पता चलता रहेगा कि कितनी एक्चुअल में रामसर साइट्स हैं। व्हेन इज वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व, तो 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है 22 मई को। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम। एंथ्रोपोजेनिक बायोम कौन सा होता है, इसको मैन मेड बायोम भी हम कह सकते हैं। सो दैट इज क्रॉपलैंड, ठीक है। फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, ये सारे नेचुरल बायोम है, ठीक है। दीज आर नेचुरल बायोम्स, बट एंथ्रोपोजेनिक बायोम का मतलब विच इज क्रिएटेड बाई मैन। तो क्रॉपलैंड क्या हुआ, एंथ्रोपोजेनिक बायोम। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन रिलेट्स टू। तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली जो वेटलैंड्स हैं उससे रिलेटेड है, और ये रामसर कन्वेंशन जो है ये ईरान में ही एक रामसर एक जगह है, वहां पे ये हुआ था 1971 में, जिसके अंडर में वेटलैंड्स की कंजर्वेशन पे बात की गई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, वेयर इन इंडिया डू वी फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, देखो हमने अभी हॉटस्पॉट पढ़े थे, टोटल 4 हॉटस्पॉट देखे थे। वेस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्टर्न हिमालय हो गया, इंडो वर्मा रीजन है, सुंडालैंड है। तो ये सारे के सारे हॉटस्पॉट है, बट ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इनमें से भी कहाँ पे मिलती है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछे तो वेस्टर्न घाट बिल्कुल सही रहेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है,
मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन थॉर्न फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स इज नॉट नॉट मैच्ड करेक्टली। तो बरीला जो है ये बिहार में है, ये सही लिखा हुआ है। साख्य सागर मध्य प्रदेश में है। सख्या सागर तो ये भी सही है। रुद्र सागर त्रिपुरा में है। ठीक है, रुद्र सागर लेक भी है तो वो त्रिपुरा में है। अब है काली बेली। काली बेली जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, काली बेली तमिलनाडु की आर्द्र भूमि है तथा आंध्र प्रदेश की आर्द्र भूमि कोलेरू है। ठीक है, तो कोलेरू आंध्र प्रदेश में है बट काली बेली तमिलनाडु में है, और रुद्र सागर त्रिपुरा में है। साख्य सागर मध्य प्रदेश में है और बरीला बिहार में है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ गए हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में है। ये आपको याद रखना है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में है। ठीक है, चंबल नदी गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा फौना जो है उसका क्या मतलब, फौना यानी कि एनिमल, इसका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्नबिल जो है ये रेयर स्पीशीज में आएगा। ये आपको सिंपली रटना पड़ेगा बिकॉज इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको इसको याद करना है। इसको आपको सिंपली रटना पड़ेगा कि हॉर्नबिल जो है वो रेयर कैटेगरी में आता है। फिर इसके बाद में गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ये वल्नरेबल स्पीशीज में आती है। एशियाटिक चीता जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लुप्त प्राय हो चुका है। और सांगाई जो है, सांगाई ये आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। ठीक है, तो दोबारा से बता रही हूँ, हॉर्नबिल जो है वो रेयर स्पीशीज में आता है। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ये वल्नरेबल में आता है। एशियाटिक चीता जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। और सांगाई जो है ये इंडेंजर्ड में आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। Which of the following is an endangered species now found in some areas of Kerala? ठीक है, तो endangered है और केरला में ये पाई जाती है, तो दैट इज नीलगिरी तहर। आप इसको ऐसे भी गैस कर सकते हो कि नीलगिरी जो है वो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इन सबको जो नीलगिरी जो रीजन है वो इन सबको बॉर्डर करता है। ठीक है, इन मतलब इन्हीं तीनों स्टेट्स के बीचों बीच में ये लाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से नीलगिरी तहर जो एक एनिमल होता है वो केरला में ये पाया जाता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी चला है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फॉरेस्ट दैट आर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से फॉरेस्ट को मतलब ये फंक्शनिंग में जो अभी चल रहे हैं वो हमें बताने हैं। तो इसमें क्या बायोलॉजिकल फॉरेस्ट है? नहीं। रिजर्व फॉरेस्ट है? हाँ। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है? हाँ। और इसके साथ में अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। ठीक है, और क्लास्ड फॉरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बायोलॉजिकल फॉरेस्ट को एलिमिनेट कर दें तो भी हम काफी क्लोज हो जाते हैं। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि क्लास्ड फॉरेस्ट भी नहीं है। तो रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगेन हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है, इंडेंजर्ड है वगैरह वगैरह। तो जैसे कि इसमें ब्लैक बक जो है, ब्लैक बग जो है वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज। फिर है एशियाटिक एलिफेंट, तो एशियाटिक एलिफेंट हो जाएगा वल्नरेबल स्पीशीज। ठीक है, ऊपर हमने डॉल्फिन भी देखा था, वो भी वल्नरेबल, गैंगेटिक डॉल्फिन भी वल्नरेबल स्पीशीज में था और एशियाटिक एलिफेंट भी वल्नरेबल स्पीशीज में है। ठीक है, और ब्लैक बक इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। हिमालयन ब्राउन बियर जो है वो लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आता है। और पिंक हेड डक जो है, ठीक है, पिंक हेड डक जो है ये भी क्या है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो उस हिसाब से लेकिन इसमें हाँ, इसका पिंक हेड डक का एक्सटिंक्ट स्पीशीज बताया गया है।
और हिमालयन ब्राउन बियर का इसमें रेयर स्पीशीज बताया है, जबकि यहाँ पे इसका लुप्तप्राय प्रजाति। बट मुझे लगता है कि जो हिमालयन ब्राउन बियर है वो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यही बनेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा तो हमें फिर एक लगाना पड़ेगा, तो हम इसका ए लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, इंडियन वाइल्ड एश इज अ नियर थ्रेटेंड स्पीशीज फाउंड इन। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में इंडियन वाइल्ड एश ये मिलती है, ठीक है। संकट के कगार पर आई भारतीय जंगली गधे की प्रजाति कच्छ के रण में पाई जाती है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, नेम द नेशनल पार्क ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स के लिए कौन सी फेमस है? डचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर की, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड की, या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड की, या फिर हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। तो ये जो स्नो लेपर्ड्स हैं ये आपको कहाँ पे मिलते हैं? ये लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में मिलते हैं। वेरी वेरी फेमस स्नो लेपर्ड्स कहाँ के? लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इसके बाद, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अतिरिक्त गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, कंचनजंगा ये सिक्किम में है, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में भी हिम तेंदुओं के लिए हिम तेंदुए यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो ये है स्नो लेपर्ड के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, वो है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, बंगाल टाइगर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज इज अ नेशनल एनिमल ऑफ। तो बंगाल टाइगर ये कहाँ पे होता है? ये इंडिया में होता है एंड बांग्लादेश में होता है, ठीक है। तो अगर आप इससे भी लगा लो कि बंगाल से बांग्लादेश, अगर आप इस तरीके से भी लगा लो तो भी इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट है, और अभी जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है ये सब भी आपको देखनी चाहिए, कि टाइगर की अभी टोटल पॉपुलेशन क्या चल रही है और पहले से कितनी बढ़ी है पॉपुलेशन की, परसेंटेज में क्या चेंज आया है, ये सब भी आपको देख के जाना चाहिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट है, द फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबिन लामजाओ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में है, ठीक है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में है, और लोकतक जो है वो भी मणिपुर में है, ये आपको सारे याद रखने हैं। लोकतक जो झील है वो भी कैबिल लामजाओ नेशनल पार्क उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण संगाई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। फिर नेक्स्ट है, और ये एक मीठे पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लोकतक जो झील है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है वहां पर, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आपको याद रखना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, टाइगर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज व्हाट? प्रीडेटरी, फ्लैगशिप, या फिर इंडिकेटर, या फिर अम्ब्रेला। तो इसमें कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। वन महोत्सव कब स्टार्ट हुआ था? 1950 में स्टार्ट हुआ था वन महोत्सव। फिर व्हाट इज टाउकन? टाउकन क्या है? ये बेसिकली एक वर्ड है। टोकन्स भी इसको बोला जाता है, टोकन्स। ये बेसिकली एक पक्षी की प्रजाति है, नेम ऑफ अ बर्ड। सी ऑटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सी ऑटर जो होते हैं वो की स्टोन स्पीसीज होते हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी की पूरी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको की स्टोन स्पीशीज कहा जाता है। फिर है, डचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर द होम ऑफ। तो ये हंगुल के लिए जाने जाते हैं। डचीगम नेशनल पार्क, ये जो पार्क है, ये हंगुल एक एनिमल होता है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। दचगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना आरंभ में श्रीनगर शहर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। और यहाँ पे आपको हंगुल या फिर कश्मीर स्टैग भी इसको बोलते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं डचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में जो है। हंगुल या फिर कश्मीर स्टैग, ये यूपीपीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है, हिमालयन बल्चर इज लिस्टेड एज। तो हिमालयन बल्चर को क्या लिस्ट किया गया है? नियर थ्रेटेंड स्पीशीज, नियर थ्रेटेंड। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा इन 1973।
तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। चिपको मूवमेंट का जो बेसिक एम था वो क्या था, फॉरेस्ट को बचाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन बी कंसिडर्ड एज रेयर, तो इनमें से कौन सी स्पीशीज रेयर है, तो वो है एशियाटिक चीता, इसको रेयर स्पीशीज माना जाता है, रेयर स्पीशीज। फिर नेक्स्ट है बानरघट्टा नेशनल पार्क, तो ये कर्नाटका में है, कर्नाटका के बेंगलुरु में है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि बी से बैंगलोर और बी से बैनरघट्टा, अगर नहीं याद हो रहा है तो। फिर नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क, वेरी इजी, ये तो उत्तराखंड में है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी याद रखना है। और इसको अभी हमने किसके लिए देखा था, अभी हमने जो हिम तेंदुए जो होते हैं उसके लिए हमने देखा था। कस्तूरी मृग, तहर, ये यहाँ सब पाए जाते हैं, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में है। और वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो बिहार में है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। इंडिया इज अ नेचुरल होम ऑफ वॉट, तो इंडिया में वन हॉर्न राइनोसेरस जो है ये असम में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। असम में एक जो मानस करके नेशनल पार्क है वहां पे आपको वन हॉर्न राइनोसेरस मिल जाते हैं, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो भी फेमस है इसके लिए, ठीक है। भारत में एक श्रृंगी गैंडा का नैसर्गिक आवास है। भारत में एक सींग वाला गैंडा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। यह जीव अपने आवासीय क्षेत्र के घट जाने के कारण संकटग्रस्त हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहाँ पर है, ये दुधवा नेशनल पार्क, यूपी में जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क, वहीं पर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है। यह अभयारण्य 1972 में स्थापित किया गया है। ये ईयर भी आपको याद रखना है 1972, क्योंकि डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ईयर भी पूछा जा सकता है। यह तेंदुआ, टाइगर्स, अजगर, बार्किंग हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का घर है, तो ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में है, बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है साइलेंट वैली, ये कहाँ पे है, साइलेंट वैली केरला में है, ठीक है। एंड कुंती पूजा नदी प्रवाहित होती है यहाँ पे, कुंती पूजा साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास में, ठीक है। और यह बेसिकली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो है वो हिस्सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं एंड इसके बाद के जो आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा एंड अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।